सोया रहता है। और शरीर में मसल्स की क्या आदत है, हम बात हुई थी, काम में नहीं लेंगे तो आलसी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो इतना लग तो हम काम में ले रहे हैं दोनों तरफ, बाकी काम लोग काम करें नहीं होते। वो लंग्स धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एक और बात हो जाती है कि थोड़ी थोड़ी गंदगी जो फिर भी कितना करने के बाद भी हवा के साथ निकल जाती है, वो जो सेल्स खाली रह जाते हैं उनमें इकट्ठा होती है, जाम हो जाता है और वो सेल खुली डेवलप होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी बार हम सांस लें, गहरी सांस लें। ये भी ज़रूरी है कि कभी कभी जानबूझकर कॉन्शियसली खूब गहरी सांस लें, जिससे कि लंग का हर एक कोना यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में हवा भर जाए। हवा भरने से पूरे सब फैलेंगे, फिर सिकुड़ेंगे, तो उनमें एक नया जीवन काम में नहीं लेना, उनकी मृत्यु का आमंत्रण। और जो लोग सिगरेट पीते हैं वो क्या करते हैं, या धूम्रपान करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो तो जानबूझकर उसमें कार्बन जो काला काला होता है वो सब उसके भीतर ले जाते हैं और ले जा के उसमें जमा करते जाते हैं। आपकी पुराने आजकल तो आप लोग गैस में खाना बनाते हैं, जो लोग पहले लकड़ी या कंडे जला के खाना बनाते थे, उनके रसोई घरों का क्या होता था, किसी को देखते हैं पूरी रसोई काली हो जाती है। अभी भी देखना हो तो किसी ये जो बाजार में आप लोग मिठाई खरीदने जाते हैं, उसके किसी हलवाई की वर्कशॉप में जाके देखिए क्या मिलेगा आपको। गाँव में अभी भी है, लेकिन किसी हलवाई की वर्कशॉप में आप जाइए जहाँ वो लोग मिठाई बना रहे हैं, आप फिर उस दुकान से मिठाई नहीं खरीद सकते। अगर उसको देख के आ जाएंगे तो फिर मिठाई आप खरीद नहीं सकते। इतना गंदा इसलिए हो जाता है कि वो धुआं जाकर के उनकी सेल्स के भीतर डिपॉजिट होकर, और धुआं एक ऐसी वस्तु है जिस पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। देखिए, शुद्ध कार्बन, और शुद्ध कार्बन खाली जल सकता है, और वो भी कब, जब टेम्परेचर करीब 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इतना टेम्परेचर तुम अपने शरीर में पैदा नहीं कर सकते, तो कार्बन जलेगा तो है नहीं। जलने के अलावा उसकी कोई क्रिया ही नहीं होती। कोई एसिड में डाल दो, एल्कली से वॉश करो, साबुन से धो, कार्बन नहीं छूटता, तो वहाँ डिपॉजिट हो गया, वो कैसे छूटेगा। है, ये सिगरेट की बात हम एक दिन अलग से करेंगे, पर आज इसको हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक वेंटिलेशन सिस्टम है जो हर फैक्ट्री में होता है, हर बॉयलर में होता है, हमारे शरीर में। फैक्ट्री में एक होती है, एक होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। यहाँ से सामान वहाँ रखना है, वहाँ से वहाँ पहुँचाना है, बाहर से सामान आ गया उसको ठिकाने से लगाना है, लोगों को लाना ले जाना है, बिल्डिंग मटेरियल पहुँचाना है, रिपेयरिंग डिपार्टमेंट करना है। हमारे शरीर में भी एक ऐसी ही ट्रांसपोर्ट कंपनी, और ये ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास कोई लॉरियाँ नहीं है। लॉरी तो एक बार में माल उठाएगी, पहुँचा देगी, फिर खड़ी रहेगी, फिर आएगी। ऐसी कोई लॉरी ट्रांसपोर्ट वगैरह वैसी नहीं। बड़ी बढ़िया ऑटोमेटिक, बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट होती है, और उसका काम क्या है कि
खाना पक के तैयार हो गया, उसको ले लेंगे। नाक में से हवा गई, उसमें से जरूरी चीज़ें उसको ले लेंगे। उस खाने को शरीर में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ सब जगह पहुँचाएगी। रिपेयरिंग का सामान शरीर में पहुँचाना है, उसको सब जगह पहुँचाएगी। जहाँ कहीं फैक्ट्री में कचरा, टूट फूट, कूड़ा इकट्ठा हुआ, उसको उठा लेगी, उठाकर ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ से वो बाहर फेंक दिया जा सके। और वो काम, ये काम वो अनवरत जब तक मनुष्य जीवित है, जन्म लिया उसके पहले से लेकर जिस दिन उसके प्राण नहीं निकल जाते, तब तक लगातार करती रहती, कभी स्लैप नहीं होती। ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। खाना जब हजम हो जाता है तो दो चीज़ बन जाती है उसकी, ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स। ग्लूकोज हमारे शरीर में काम करता है शक्ति पैदा करने का, ऊर्जा, एनर्जी देने के लिए। और एमिनो एसिड वो ईंट है जिससे हमारा ये सारा शरीर बनता है। वो ब्रिक्स हैं, वो बिल्डिंग मटेरियल है जिससे पूरा ढांचा बनता है। इन दो चीज़ों में वो कन्वर्ट हो जाता है। उनको ये ब्लड आंतों में से उठाता है, आंतों में से ले लेता है, लेकर शरीर में जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पहुँचाता है। अधिक हो तो गुदाम में पहुँचाता है, जब कम पड़ने लगे तो वहीं से उठा के फिर भेज देता है। सारा काम शरीर में जितना ट्रांसपोर्टेशन है ये रक्त के द्वारा है। इस रक्त सर्कुलेशन का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है हमारा हार्ट, आदमी का हृदय। ये आदमी का हृदय क्या है? ये एक प्रकार का पंप है जो कैसे चलता है, किससे चलता है? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली से चलता है। और इसको चलाने के लिए जो बिजली पैदा होती है वो ब्रेन में होती है, वहाँ से बिजली उसको मिलती है, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलता है। तो इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से ये ऐसे फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। इस हार्ट के चार भाग, इस हार्ट के चार भाग, और ये चार भाग के नाम है ऑरिकल। दो ऑरिकल है और दो वेंट्रिकल। सब जगह से रक्त घूमकर पहले ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से लंग में जाता है। लंग में वो पुरानी ऑक्सीजन, पुरानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है उसको निकाल देते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन लेकर वापस हार्ट में आता है और फिर वहाँ से उसकी यात्रा शुरू होती है पूरे शरीर में घूमने। पूरे शरीर में घूमता हुआ जो दूसरी डेब्रीज, जो दूसरी गंदगी उसमें पैदा हो जाती है, उनको ले जाकर वो किडनी में डिपॉजिट करते हैं। किडनी से वो पेशाब के रूप में बाहर निकलता है और भोजन लेता है रास्ते में, हाथों में से या लीवर से, उसको सारे शरीर में सब जगह पहुँचाता है। इस तरह से करके रक्त का काम चलता है। अब इसमें आप देखेंगे कि दो तरह की पाइप दिखाई गई है, एक तो लाल रंग की है और दूसरी है ब्लू कलर की। ये दो तरह की पाइपलाइन हमारे शरीर में पूरी बनी है। ये राजमार्ग है जिस पर ट्रांसपोर्ट कंपनी चलती है। और इसकी जो खूबी की अपन बात करेंगे तो आप देखिए कि ये मोटी मोटी धमनियाँ हैं, ये लाल वाली मोटी मोटी धमनियाँ हैं। ये मोटी धमनियाँ बाद में छोटी होती चली जाती हैं, यहाँ ये और छोटी हो गई, यहाँ ये और पतली हो गई, यहाँ और पतली हो गई।
इस तरह से पतली होते 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 लास्ट में इतनी पतली हो जाती है कि एक नीडल की तरह बन जाती है। अब उस इतनी पतले ट्यूब में भी अंत तक खून पहुंचना चाहिए लास्ट तक। आप अपनी उंगली ले लीजिए, ये यहाँ शरीर इतना मोटा है, उंगली की क्या मोटाई है, ये ले लीजिए और भी पतली है। इसके भी किसी जरा सी जगह पर एक पिन लगाइए थोड़ी सी, तुरंत खून बाहर आएगा। क्या है? क्योंकि वहाँ पर कोई न कोई रक्त ले जाने वाली ट्यूब पहुँची है। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ ये रक्त ले जाने वाली छोटी कैपिलरी ट्यूब पहुँची हुई है। हर जगह कैपिलरी ट्यूब पहुँची है। जरा कल्पना करिए कि कितना पाइपिंग सिस्टम है। शायद अगर कोई नापने की कोशिश करे तो लाखों किलोमीटर में चले। इतना मोटे से लेकर अंगूठे जितनी मोटी पाइप से लेकर सुई जितनी पतली ट्यूब तक छोटी 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 बिगड़ती 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 कहाँ तक जाती है और वहाँ से वापस। ये तो रेलवे वाला सिस्टम है। नई दिल्ली में रेलवे मंत्रालय है, उसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग उसके हेडक्वार्टर्स हैं, रीजनल हेडक्वार्टर। उसके बाद रेलवे लाइनें हैं, वो रेलवे लाइनें डबल वाली, फिर सिंगल वाली, फिर बड़े स्टेशन, फिर बड़े स्टेशन से छोटे स्टेशन, छोटे स्टेशन से सिटी के भीतर, और फिर साइडिंग जो एक एक कारखाने में अलग अलग गई गई है। इतना फैलाव और कैसे रेल का वैगन कहाँ जनरेट होता है, कहाँ पहुँचता है, कहाँ जाता है और फिर लौट के वापस आता है। इस शरीर के भीतर कितना बड़ा ढांचा बनाया गया है, कितना सिस्टम पैदा किया गया है कि इससे बड़ा भारी आश्चर्य होता है। अगर ये सब नहीं होता तो शरीर कैसे बन सकता है? एक क्षण नहीं चल सकता। रक्त का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो हमारे हृदय से खून चलता है, उसका सबसे ज़्यादा भाव मस्तिष्क का है। हेडक्वार्टर को सबसे ज़्यादा चाहिए, वहीं सोचना है, वहीं स्टोरेज है, वहीं से नियंत्रण है। तो जो कुछ हमारे शरीर में हम डालते हैं उसका बड़े से बड़ा भाग ब्रेन के लिए, जो हेड की तरफ, सिर की तरफ आगे बढ़े। सिर में रक्त ले जाने वाली ये धमनियाँ हैं जो बाद में जाकर ये बिखर फैलते 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 ये सब फैलते, और जब इनका काम खत्म हो जाता है तो वापस लौटने की जो धमनी है वो ब्लू कलर से ये दिखाई ले जाने वाली लाल, लौटने वाली ब्लू। उसका भी एक कारण है, जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसका रंग एकदम लाल है, बिल्कुल, जिसको हम लोग ब्लड रेड कहते हैं, चमकता हुआ लाल रंग। और जब उसमें ऑक्सीजन निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तब उसका रंग हो जाता है ब्लूइश रेड, थोड़ा कालापन लिए हुए लाल हो जाता है। तो क्लियर कट दोनों के रंग में आपको अलग अलग डिफरेंस दिखाई देगा। कभी आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर लोग आपका ब्लड टेस्ट करने के लिए यहाँ से निकालते हैं, आपने देखा होगा कि वो जो रंग है वो रंग ब्लूइश है, तो ब्लड रेड नहीं। और जब उंगली में पिन बढ़ा देते हैं उसमें से खून निकल आता है, उसका रंग रेडिश हो, ज़्यादा तेज लाल। इस रक्त की रचना ब्लड में काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी, काफ़ी बड़ी मात्रा में रक्त में पानी। इस पानी में कई प्रकार की चीज़ें मिली रहती हैं, कई प्रकार की चीज़ें मिली, लेकिन जो दो मुख्य हैं वो दो मुख्य हैं, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स।
ये जो लाल रंग के कॉर्पस्कल्स हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक दाने जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, बहुत ही अच्छे माइक्रोस्कोप में देखने से अलग अलग दिखते हैं। इनका काम है ऑक्सीजन को लेना और शरीर के भीतर जहाँ आवश्यकता है वहाँ छोड़ देना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और लंग्स में लाना निकालना। और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, सफ़ेद वाले, वो हमारे शरीर की सेना है, फौज, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। जहाँ खतरा, डेंजर, कोई हमला कर रहा है, बाहर से किसी बैक्टीरिया ने आक्रमण किया, कहीं कट गया, उसके भीतर से कोई कचरा या कोई जानवर या कोई कुछ घुस जाने की संभावना है, कहीं भी हमारे शरीर में कोई गंदगी घुसी, कुछ भी हुआ, तो ये सेना वहाँ जाकर के तुरंत काबू कर लेगी और उसको पूरी कोशिश करके रोकेगी, उसको नष्ट करेगी। तो इन दोनों का अलग अलग काम बांटा हुआ है। इसके अलावा रक्त में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी, उसे हम देखेंगे, पर ये दो मुख्य चीज़ें हैं। और ये जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये लाल रंग के होते हैं, इसी के कारण हमारे खून को लाल रंग देते हैं। हमारे शरीर में खून है कितनी क्वांटिटी है? 5.5 लीटर, करीब करीब ठीक है, 5-6 लीटर के आसपास हमारे शरीर में खून है। जो 60-65 किलो का आदमी है, उसके शरीर में 5-6 किलोग्राम रक्त है। जब हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं तो कितना खून देते हैं? 250 सीसी। लोग समझते हैं अरे हमने खून दे दिया, बड़ा भारी बलिदान कर दिया, बहुत कुछ दे दिया, अरे हमने तो आपके लिए खून दे दिया। लोग बोलते हैं ना बड़ा जोर से, आपके लिए साहब खून बहा दिया, हमने आपके लिए खून दे दिया। कितना खून दे दिया? 250 सीसी, यानी एक पाव। कितने में से? 6 किलो में से। और ये खून वापस बनने में कितना समय लगता है? 4 दिन, 4 घंटे, 4 घंटे। तो इतना ही तो समय का आपको नहीं आता, क्या कीजिए इतना अभिमान किस बात? ये क्या गौर है? कुछ तो नहीं। दूसरी बात एक और कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की लाइफ बहुत मामूली होती है, फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद उनको अपनी मौत मर जाना है और उसके लिए दूसरा पैदा होना है। उनकी कोई सारे जीवन की आदमी की जितनी लाइफ होती है उतनी नहीं है, कुछ दिन की लाइफ। तो आपने दे दिया तो नहीं भी देते तो मर तो जाने ही वाले। इसलिए ब्लड डोनेशन जो कर सके उसको करना चाहिए। ये टॉपिक अलग है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसको कोई बहुत बड़ा त्याग या बहुत बड़ा सेक्रीफाइस समझने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत इसकी बहुत है, इसलिए जो कर सके उसको जरूर करना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है तो क्या होगा? मैनेजर उठ के दौड़ेगा, एक रिफिल में काउंट चेंज करो, भागा दौड़ में, सुब्रतो दास को बुलाओ,
तो चपरासी दौड़ते जाएगा। कहीं फैक्ट्री में आग लगी तो 1 घंटा बाद पता लगेगा आग लगी, तो फैक्ट्री जल के खाक हो गई। उसके बाद हेडक्वार्टर को पता लगेगा फैक्ट्री जल गई, क्या करेंगे? फास्ट कम्युनिकेशन आजकल के ज़माने की सबसे बड़ी आवश्यकता। कम्युनिकेशन जितना फास्ट होगा उतना ही काम एफिशिएंट होगा। तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्री, इतना वंडरफुल यंत्र जो किसी ने बनाया है, तो वो क्या कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं बनाया? ज़रूर बनाया। तो उसने हमारे शरीर में ये कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया। ये कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम, नर्व्स, ये भी, इनका भी जो काम है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है। इसमें जो मैसेज आते जाते हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में चलते हैं। टेलीफोन के तार में आपकी आवाज़ नहीं जाती, तो आवाज़ की इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। जब वो टेलीफोन हमारे कान में लगता है, उस पर्दे पे आके वो इलेक्ट्रिसिटी छूती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के वापस शब्द बन जाते हैं और हमको मालूम होता है। कंप्यूटर में तो शब्द भी नहीं बनते हैं, वहाँ से प्रिंट डाला और यहाँ प्रिंट निकला है। पेपर में कागज़ डाला और यहाँ मेरी टेबल पर सामने आ गया, तुरंत, कोई देर नहीं लगती। जैसे उधर डाला वैसे ही आया। उसी तरह से ये सिस्टम है। ये यहाँ पर इस सिस्टम का हेडक्वार्टर है। इस सिस्टम का हेडक्वार्टर पूरा ब्रेन में। जितने मैसेज होंगे सब वहाँ जाएंगे, प्रोसेस होंगे, आंसर मिलेगा, एक्शन। इसमें ये जो आपको दिखाई गई है नर्व्स, पूरी बारीक बारीक पतली पतली, ये तो इन्होंने खूब मोटी मोटी नर्व्स दिखाई। लेकिन जिस प्रकार रक्त की नलियों का जाल शरीर के हर कोने कोने में, अंग अंग में फैला हुआ है, उसी प्रकार ये नर्व्स का जाल भी हर शरीर के कोने कोने में, हर जगह फैला हुआ, सब जगह फैला हुआ, कोई जगह इसकी बाकी नहीं। किसी के पैर में कहीं भी एक कांटा चुभ जाए, सिलाई करते वक्त एक नीडल लग जाए, चूल्हे पर काम करते वक्त जरा सी आँच लगे, माचिस जलाई, ध्यान कहीं और है, वो माचिस जलते जलते आपकी उंगली तक आ गई, उंगली जलने का मौका आ गया, तुरंत एक आदमी कार चला रहा है, सामने कोई बच्चा दौड़ता हुआ आ गया, पैर अपने आप ब्रेक पर चला जाता है। या हम सोच कर लगाते हैं, अरे बच्चा आ गया ब्रेक लगाऊंगा, क्योंकि बच्चा गया। ये सब चीज़, और बच्चे को देखा किसने? आँखों में। ड्राइव कौन कर रहा है? हाथ और पैर। ड्राइव कर रहा हाथ और पैर, बच्चे को देखा आँखों ने। आंखें ये भी उसे जजमेंट कर लेती है कि बच्चा जो पास हो रहा है, मेरी कार की स्पीड के मुताबिक जब तक मैं पहुंचूंगा पार हो जाएगा या नहीं होगा। हम विचार नहीं करते, उसके पहले पैर ब्रेक पे चला भी जाता, गाड़ी को रोक। ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम आँख ने देखा, उसकी इमेज बनी, वो इमेज दिमाग में ट्रांसफर हुई, कैलकुलेशन हुआ, ये बच्चा पास हो जाएगा कि टक्कर लग जाएगी, ब्रेक पे पैर लगेगा कि नहीं लगेगा, ब्रेक पे पैर लगा और ब्रेक दबा दिया। एक पैर को दबाने के लिए, पैर को एक्सेलरेटर से ब्रेक पर ले जाकर खड़ा करने के लिए कितनी मसल्स को ऑर्डर होता हो, कम से कम 50 हो। हटाओ, वहाँ लगाओ, दबाओ, जोर दो। जोर देने का मतलब आपने मसल का चार्ट सीखा था, कितनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी मसल जब काम करेंगी तब वो दबाने वाला काम है। ये आसान बात है, लेकिन सारा काम
ये नर्वस सिस्टम के द्वारा कम्युनिकेट। नर्वस सिस्टम का जो हेडक्वार्टर है ब्रेन, ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक दूसरा। ये बड़े बड़े अंग्रेजी नाम है सल्कस और जायरस। बोलिए, आप खाली दो नाम याद कर लीजिए, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, दायां हिस्सा और बायां हिस्सा, ये दो हिस्से। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम अपने ब्रेन का हमारे दैनिक कामों में बहुत कम भाग काम करते हैं। वैसे ही आधा ब्रेन तो रिजर्व है। जो आदमी राइट हैंड से काम करने वाला है उसका लेफ्ट हैंड का जो ब्रेन है वो हमेशा एक्टिव रहता है, और राइट हैंड का जो ब्रेन है वो करीब 90% रिजर्व कैपेसिटी। अगर ये सुब्रतो यहाँ बैठे हैं, इनका बस चले तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट डुप्लीकेट रखेंगे, डबल। ये कभी भी बोलते हैं साहब एक खराब हो गया तो आपकी बिल बंद, हम तो डबल नहीं रखते हैं, लेकिन भगवान ने डबल दे दिया, दो तरफ। अगर एक तरफ कोई कारण से खराब हो जाए तो थोड़ा समय लगेगा, 2-4-6 महीना, दूसरे वाला उसके अधिकांश फंक्शन पिकअप करेगा। एक आदमी राइट हैंड से बराबर काम करता है, राइट हैंड किसी कारण से खराब हो गया, कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, अपने आप धीरे धीरे करके लेफ्ट हैंड की क्षमता बढ़ जाती है। वो आदमी फिर कोशिश करे तो लेफ्ट हैंड से लिखने भी लगता है, सिलाई भी कर लेता है, और जो काम राइट हैंड से अब तक करता है वो लेफ्ट हैंड से भी करने लगता है। कुछ लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, वो दोनों हाथ से काम कर लेते हैं। गांधी जी राइट हैंड से लिख लेते थे, और जब राइट हैंड से लिखना बंद करते थे लेफ्ट से लिखने लगते। ये चीज़ हो सकता है कुछ लोगों को जन्म से मिलती हो, पर इसको डेवलप करना भी पॉसिबल है। जिस प्रकार एक्सरसाइज से हर मसल को एक्टिवेट किया जा सकता है, उसी तरह से अगर कॉन्शियसली राइट हैंडर जो लोग हैं वो लेफ्ट हैंड से काम करें, लेफ्ट साइड को ज़्यादा एक्टिव बनाएं, तो उनका राइट हैंड का ब्रेन भी धीरे धीरे एक्टिव होगा। उसका कारण कुछ रहा होगा, उसका कारण ये रहा होगा कि साइकोलॉजिकली, फिजिकल रीजन नहीं, बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकली उन्होंने कहा है कि आप एक हाथ से लिखवाइए, आप दूसरे से लिखवाएंगे तो दो तरह की हैंडराइटिंग दोनों हाथों से वो कन्फ्यूज हो जाएगी। हैंडराइटिंग एक साथ दोनों हाथों से, तो मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। आई डोंट नो क्यों मना किया, मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं, बल्कि अच्छा था। हाँ ठीक है, अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छा है। आप बैठे, मैं बताता हूँ, जो बड़े बड़े सर्जन होते हैं